हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पढ़ा था, यानी संयोजक कड़ियों के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट जो प्रमाण आता है ये आता है एटाविज्म से, या इसे कहते हैं पूर्वस्था। तो पूर्वस्था से कौन से प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं जंतुओं में? It is the reappearance of certain ancestral characters which had either disappeared or were reduced। तो ये इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं या उनका जो पुनः प्रकटन होता है कैरेक्टर्स का, जो उनके पूर्वजों में उपस्थित थे और या तो वे डिसअपियर हो गए बाद में या वे अपहासित हो गए थे। लेकिन कई बार जो है कुछ जंतुओं में जो है इस प्रकार के कैरेक्टर अचानक से देखने को मिलते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एटाविज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी है पूर्वस्था देखने को मिलती है ह्यूमंस या मानव के अंदर भी, जैसे द पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सन्स। तो कुछ व्यक्तियों में हम देखते हैं कि उनके जो पिन्ना होते हैं, यानी ईयर पिन्ना जो होते हैं, कान के मसल्स जो होते हैं, ये मूविंग होती है, यानी ये हिलने में सक्षम होते हैं, जबकि बाकी सभी के अंदर ये अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये इस प्रकार की मसल्स जो है वो कार्यशील होती है। ग्रेटली डेवलप्ड कैनाइन टीथ, और कैनाइन टीथ जो होते हैं वो अधिक डेवलप होते हैं कई मनुष्यों के अंदर। एक्सेप्शनली लॉन्ग डेंस हेयर्स, और कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक जो है शरीर के ऊपर बाल होते हैं, घने बाल जो हैं वो पूरे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टेल इन सम बेबीज़, कुछ शिशुओं में देखने को ये मिलता है कि उनमें एक छोटी टेल या पूंछ उपस्थित होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मेमी इन सम इंडिविजुअल्स, और कुछ मानव के शिशुओं में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनमें अतिरिक्त मेमी या चूचूक भी उनमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूर्वस्था के प्रमाण हैं, यानी ये जो है अचानक से ही कईयों में उपस्थित होते हैं या वो वापस रीअपियर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एविडेंस है वो आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज, यानी भ्रूणिकी से जो प्रमाण मिलते हैं, या इन्हें कहते हैं एविडेंसेज फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, या भ्रूण विज्ञान से जो प्रमाण मिलते हैं। दीज एविडेंसेज आर बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोज ऑफ वेरियस एनिमल्स। तो इस प्रकार के जो प्रमाण हैं ये आधारित होते हैं तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर, जो कि विभिन्न एनिमल्स या जंतुओं के एम्ब्रियो यानी भ्रूण के तुलनात्मक अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले ये देखने को मिलता है सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट, या प्रारंभिक इनमें जो परिवर्धन होता है उनमें समानता देखने को मिलती है। इन ऑल द मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज सेगमेंटेशन टू प्रोड्यूस अ सॉलिड स्ट्रक्चर द मोरुला। तो सभी जितने भी मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं उनमें फर्टिलाइज एग, यानी जब अंड कोशिका निषेचित होती है तो इसमें जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है सेगमेंटेशन इनके अंदर होता है, यानी इनमें क्लीवेज या विदलन की क्रिया होती है, टू प्रोड्यूस अ सॉलिड स्ट्रक्चर, जिससे एक ठोस जो है संरचना बनती है। इस ठोस संरचना को मोरुला कहा जाता है। तो ये सभी मल्टी सेल्यूलर जंतुओं में जिनमें लैंगिक जनन होता है उन सभी में ये जो विधि है परिवर्धन की ये सेम होती है। द मोरुला डेवलप्स इनटू अ सिंगल लेयर्ड होलो ब्लास्टुला। अब ये जो मोरुला अवस्था होती है ये आगे विकसित होकर एक परत की या एक स्तर वाली खोखली संरचना ब्लास्टुला का निर्माण करती है। द लेटर चेंजेज इनटू आइदर 2 और 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला, और इसके बाद में ये चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है 2 या 3 स्तर के गैस्ट्रुला के अंदर। द एनिमल्स हैविंग 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला आर सेड टू बी डिप्लोब्लास्टिक।
तो ऐसे एनिमल्स जिनमें 2 लेयर का गैस्ट्रुला पाया जाता है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक या द्विजन स्तरीय जंतु कहा जाता है। जैसे सिलेंट्रेट्स में इस प्रकार के गैस्ट्रुला जो है वो देखने को मिलते हैं जिनमें 2 लेयर या 2 परतें पाई जाती है। द एनिमल्स इन विच 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड आर नॉन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक सच एज फ्रॉग, लिजार्ड एक्सेट्रा। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें 3 लेयर या 3 सतह वाले 3 परत वाले जो गैस्ट्रुला पाए जाते हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय जंतु कहा जाता है। जैसे मेंढक है, छिपकलियां हैं और बाकी सभी जंतु जो है वो इनमें आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला कंसिस्ट ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो द्विजन स्तरीय गैस्ट्रुला होते हैं उनमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं जिसमें एक बाहरी एक्टोडर्म होता है यानी बाह्य बहिचर्म और एक होता है अंतश्चर्म यानी एंडोडर्म। तो 2 परतें ही इनके अंदर पाई जाती है। दीज 2 और 3 लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला आर टर्म्ड एज प्राइमरी जर्म लेयर्स। तो ये 2 या 3 जो परतें गैस्ट्रुला के अंदर पाई जाती है इन्हें प्राथमिक जनन स्तर कहा जाता है, विच गिव्स राइज टू द एंटायर एनिमल। और इनके द्वारा ही यानी तीनों जनन स्तर के द्वारा ही संपूर्ण जंतु का निर्माण होता है। सच अ सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, और इस प्रकार से इनमें सभी जंतुओं में एक समान जो है वो प्रारंभिक परिवर्तन होता है। एस्टिब्लिशेज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और इस परिवर्तन के कारण यानी सब में सिमिलर होने के कारण एक इनमें घनिष्ठ संबंध जो है वो दिखाई देता है सभी जो बहुकोशी के जंतु है उनमें। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है वो सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सबका जो है वो उद्भव जो है वो किसी एक ही एंसेस्टर के द्वारा हुआ था। इसके बाद जो प्रमाण मिलते हैं ये है रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। तो कुछ जो कशेरुकी भ्रूण हैं उनके अंदर जो है वो समानताएं देखने को मिलती है। इफ़ अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज of the same age of vertebrates such as fish, salamander, tortoise, chick and a man is made, it is observed that they resemble one another closely। तो यदि एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए भ्रूणों का जो कि एक ही उम्र के हों और वो सभी वर्टिब्रेट्स के हो, तो इनमें ये देखा जाता है कि ये सभी आपस में एक दूसरे के अधिक निकट जो है वो दिखाई देते हैं, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर या संरचना है ये अधिक निकट इनमें दिखाई देती है। चाहे ये वो फिश हो यानी कि एक फिश का जो एम्ब्रियो होता है तो फिश का एम्ब्रियो, सैलामेंडर का एम्ब्रियो, कछुए का एम्ब्रियो और मुर्गे का एम्ब्रियो और मानव का भ्रूण। तो इन सब के अंदर यदि समानताएं देखी जाए एक ही समय में तो इनमें ये काफ़ी जो है समानताएं देखने को मिलती है। They have more or less the same form and structures like gill clefts, tail etc। तो इन सब में बहुत या कम एक समान जो है प्रारूप देखने को मिलते हैं और उनकी स्ट्रक्चर के अंदर जैसे गिल क्लेफ्ट्स हैं यानी इनमें क्लोम दरारें जो पाई जाती है या पूंछ उपस्थित होती है, ये सभी इन्हीं एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलते हैं। Although the embryos of all vertebrates resemble with one another, but embryos of closely related groups resemble more closely than the embryos of distant groups। तो यद्यपि जो एम्ब्रियो होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स के वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो या भ्रूण जो होते हैं अधिक घनिष्ठ निकट संबंध वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनमें अधिक एक समान दिखाई देते हैं। यानी जो पास पास वाले ग्रुप होते हैं वर्टिब्रेट्स में वो अधिक एम्ब्रियो जो है वो एक समान दिखाई देते हैं और दूर जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर वो कम दिखाई देते हैं एक समान। दिस इज़ अनदर एविडेंस एस्टेब्लिशिंग क्लोज रिलेशनशिप अमंग दीज डाइवर्जेंट वर्टिब्रेट्स। तो यह एक दूसरा और उदाहरण जो इसका प्रमाण है, ये प्रमाण जो है साबित करता है कि इन सभी जो अभिसारी वर्टिब्रेट्स हैं जो डाइवर्ज हो गए इनमें सब में एक घनिष्ठ संबंध जो है वो उपस्थित है। तो इनके एम्ब्रियो के जो है वो तुलनात्मक अध्ययन से ही हम ये इसे पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम सभी ग्रुप्स के अलग अलग वर्टिब्रेट ग्रुप्स के
एम्ब्रियो को अगर देखें तो इनमें सबसे पहले जो है दिया गया है एक फ़िश का, दूसरा आता है सैलामेंडर का, तीसरा है इसमें टॉर्टोइज यानी कछुए का, फोर्थ है इसमें चिक यानी मुर्गे का, और फिफ्थ जो है ये मानव का भ्रूण है। तो जैसे ही हम इनकी प्रारंभिक अवस्था देखते हैं, इन प्रारंभिक अवस्थाओं में अधिक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सब में एक समान होती है। तो अब इसमें ये भी कहा जाता है कि जो क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जैसे फ़िश और सैलामेंडर यानी कि फ़िश और एम्फीबिया के अंदर देखा जाए तो ये दोनों भ्रूण एक समान अधिक लगते हैं। तो पास पास जो ग्रुप होते हैं वो एक समान अधिक दिखाई देते हैं। और जैसे एक ये फ़िश का एम्ब्रियो और मानव का एम्ब्रियो, इनमें थोड़ा अधिक जो है डिफरेंस दिखाई देता है दोनों के अंदर। अब जैसे ही इनमें परिवर्तन होता है वैसे वैसे इनमें संरचना में थोड़ी थोड़ी जो है इनके अंदर असमानताएं देखने को मिलती है। लेकिन जो क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स है उनमें अधिक समानताएं देखने को मिलेगी। तो इनमें अधिक समानताएं देखने को मिलती है और मानव का भ्रूण जो है वो इनके साथ में अधिक समानताएं देखने को मिलती है। तो ये वर्टिब्रेट के भ्रूण जितने भी हैं एम्ब्रियोज, उनकी कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था। तो ये इवोल्यूशन के प्रमाण है कि सभी जो जंतु है वो किसी एक ही एंसेस्टर या पूर्वज से विकसित हुए थे और उसके बाद में अलग अलग ग्रुप्स में विकसित हुए हैं। तो इनका जो ये परिवर्तन है ये प्रदर्शित करता है कि इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ था। इसके बाद आता है थर्ड एविडेंस। इसके अंतर्गत ये है रिजेम्बलेंस अमंग इनवर्टिब्रेट लार्वा। तो जो अकशेरुकी जंतुओं के लार्वा अवस्थाएं हैं उनमें समानताएं देखने को मिलती है। एनेलिड एंड मोलस्क possess a similar type of larva called ट्रोकोपोर। अब एनेलिडा तथा मोलस्क का दो अलग अलग संघ है, लेकिन दोनों में ही एक समान जो है वो लार्वा पाया जाता है जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो दोनों का ही लार्वा एक समान होता है। इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स ऑल्सो हैव सिमिलर लार्वा। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर और हेमिकॉर्डेटा के अंदर दोनों में ही एक समान लार्वा पाया जाता है जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। तो ये टॉर्नेरिया लार्वा इन दोनों के अंदर ही उपस्थित होता है। तो ये बताता है कि ये दोनों ग्रुप जो है वो आपस में क्लोज रिलेटेड है। लार्वल रिजेम्बलेंस पॉइंट टू अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो लार्वा की समानताएं जो है यह प्रदर्शित करती है कि इनकी जो एंसेस्ट्री या पूर्वजता है वो दोनों में एक ही रही होगी, यानी दोनों ग्रुप का जो निर्माण है वो किसी एक ही पूर्वज के द्वारा हुआ होगा। इसके बाद फोर्थ एविडेंस आता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसे कहते हैं अग्रगामी कायांतरण। एमोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे रिजेंबल्स द एडल्ट फॉर्म ऑफ एम्पियोक्सिस और ब्रैंकियोस्टोमा इन मोस्ट ऑफ द डिटेल्स। अब इनमें एमोसीट लार्वा जो होता है जो कि लैम्प्रेज का होता है, ये प्रदर्शित होता है एक समान दिखाई देता है एम्पियोक्सिस के, यानी इसका दूसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये इसके समान जो है वो दिखाई देता है इनके अधिकांश स्ट्रक्चर्स के अंदर, विच आर पॉसिबली ओनली इफ़ वी प्रोज्यूम दैट लैम्प्रे हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्रैंकियोस्टोमा लाइक एनिमल्स। तो इस प्रकार से हम यह पॉसिबल वे में कह सकते हैं या इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो लैम्प्रे है इसका विकास या उद्विकास जो है ब्रैंकियोस्टोमा जैसे दिखने वाले किसी एनिमल से हुआ होगा, क्योंकि लैम्प्रे का जो लार्वा है एमोसीट लार्वा, ये अधिकांश जो है ब्रैंकियोस्टोमा के समान ही दिखाई देता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैम्प्रे का जो निर्माण या उद्विकास है ये ब्रैंकियोस्टोमा के समान किसी एनिमल से हुआ था। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।